मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में बड़ी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए उसको अब मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से अपडेट कर दिया जाए। दरअसल कल हमने आपको एक जो जानकारी दी थी कि 1 करोड़ का चलपति एक बड़ी मुठभेड़ में मारा गया है, वो मुठभेड़ अभी भी बदस्तूर जारी है। पूरे 72 घंटे बीत चुके हैं। पुलिस ने कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ जानकारियाँ साझा की हैं, जिस आधार पर जो नई जानकारी उस पूरे मुठभेड़ को लेकर है, मुझे लगा ये भी आपसे साझा करूं, इसलिए इस वीडियो को तैयार कर रहा हूं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आपको पता हो कि गरियाबंद जिला के और उड़ीसा के सीमावर्ती इलाके में 3 दिन से एक मुठभेड़ चल रही है और 3 दिन से जारी इस मुठभेड़ में जवानों को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2024 में हालांकि 217 की संख्या थी लगभग जो मारे गए माओवादी थे, और 2025 की जब शुरुआत हुई तो माओवादियों ने एक बड़ा झटका पुलिस के जवानों को दिया, जिसमें उन्होंने कुटरू और बेदरे के बीच में जो आईडी बम ब्लास्ट किया, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए, एक सिविल चालक की मौत हो गई थी। ऐसा लगा था कि 2024 में जो नुकसान माओवादियों को हुआ है, कहीं ना कहीं माओवादियों ने उसको लेकर एक पलटवार किया। हालांकि माओवादी समय समय पर पैंतरे बदलते रहते हैं, और इस बदलते हुए पैंतरे के कारण ही वो हमेशा अगर कहीं अटैक कर रहे हैं तो उनके द्वारा रणनीतियां कहीं और संचालित की जाती रही हैं। और इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फोर्स भी इस तरह से ज़्यादा चौकन्नी है कि माओवादियों के हर उस पैंतरे पर नज़र रख रही है, जहाँ वो कोशिश कर सकते हैं नई तरह की रणनीति को इम्प्लीमेंट करने का या लागू करने का। जैसे कि इसके पहले जब भी कहा जाता था कि जब भी माओवादियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई होगी, वो लड़ाई अबूझमाड़ में होगी, और जवानों ने अपना पैंतरा बदला। अबूझमाड़ में अंतिम लड़ाई न करने की अपेक्षा पहले वहाँ पर लड़ाई शुरू की गई, और 2024 में अबूझमाड़ में ही ज़्यादा सफलताएं जवानों को मिली। बड़े हथियार हों, हापा टोला में 29 या थुलथुली में 38 माओवादियों को मारने का बड़ा आंकड़ा हो, या बड़े वेपन्स हो, या जोगन्ना जैसे बड़े माओवादी या कार्तिक जैसे बड़े माओवादी लीडर को, जो कि तेलंगाना के लीडर हैं, उन्हें मार गिराने की सफलता हो। लेकिन वहीं हिड़मा का जो इलाका था, जिस इलाके को हिड़मा और बटालियन का इलाका माना जाता था, उस इलाके में फोर्स ने मुठभेड़ न करते हुए अलग अलग स्थानों में चारों तरफ से घेराबंदी करने के उद्देश्य से सुरक्षा बलों के नए कैंप इस्टेब्लिश किए। नई रणनीतियों की तरह काम हुआ। और आपको याद हो कि बीते दिनों जो एक बड़ी मुठभेड़ हुई बटालियन के इलाके में, वहाँ पर भी लगभग 12 माओवादियों को मार गिराने का दावा पुलिस ने किया। एक प्रेस नोट आया जिसमें 18 माओवादी मारने की स्वीकृति माओवादियों ने खुद अपने प्रेस नोट से की। हालांकि इस पूरे प्रेस नोट पर अभी भी संदेह बरकरार है, क्योंकि इसमें दामोदर के मरने की पुष्टि माओवादियों ने खुद अपने प्रेस नोट में की है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस पर आया नहीं है। जाँच उस प्रेस नोट की हो रही थी, जाँच अभी हुई भी नहीं थी, और पूरा मामला क्लियर हुआ भी नहीं कि दामोदर मरा या नहीं मरा या जिंदा बच गया, क्योंकि पूरे माओवादी संगठन को अगर बारूद और हथियारों से मजबूत करने के लिए कोई ताकत रखता था तो वो दामोदर था। दामोदर को लेकर आपने तमाम खबरें पढ़ी होगी कि किस तरह से वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर रेत उत्खनन में व्यापारियों को उसकी रॉयल्टी से पैसे लेने का काम करता था, और बारूद और हथियारों की सप्लाई का काम वो बखूबी संगठन तक पहुंचाने का काम किया करता था। और यही वजह है कि हरिभूषण की मौत के बाद आज़ाद के उसके सीनियर होने के बावजूद आज़ाद की जगह पर दामोदर को उसकी जगह मिली। ये तो बीते दिनों के मुठभेड़ की बात हो गई। लेकिन ठीक उसी समय जब माओवादी यहाँ पर ये नए पैंतरे कर रहे थे, तब उन्हें इस बात का इल्म था कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया है कि आने वाले दिन में 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से दंडकारण से माओवाद को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। 2024 में उसका रंग दिखने भी लगा था। तो माओवादियों की सेंट्रल कमेटी ने एक बहुत ही गुपचुप तरीके से एक पत्र जारी किया, और ये पत्र जारी किया सारे माओवादी संगठन के निचले कैडर और बड़े कैडर, और साथ ही साथ बटालियन और पूरी टीम के लिए, जिसमें सेंट्रल कमेटी ने इस बात को लिखा कि जिस तरह से देश में अब माओवादियों के खिलाफ समय अभी अनुकूल नहीं है, उन्हें अपने आप को और बड़े लीडरों को बचा कर रखने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले अनुकूल समय में इस लड़ाई को फिर से चालू करने के लिए या जारी रखने के लिए उस विचारधारा को जिंदा रखा जाए। और इसी तारतम्य में जब इसके पहले माओवादियों ने अपना एक नया कॉरिडोर बनाने की कोशिश की थी, एमएमसी जोन, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसे बनाने की जवाबदारी भी दीपक तेलतुंबड़े को दी थी। तो आपको याद हो कि 27 की संख्या में महाराष्ट्र में जब माओवादियों को मारा गया था, उसमें दीपक तेलतुंबड़े की मौत हुई थी, और एमएमसी जोन को बना पाना माओवादियों के लिए फिर से टेढ़ी खीर हो गया। उन्हें वहाँ पर काडर मिलना भी काफ़ी मुश्किल होने लगा।
इसके बाद अब माओवादियों को लगने लगा कि जब गढ़चिरौली का इलाका उनके लिए अनुकूल नहीं है, महाराष्ट्र का और छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ का इलाका उनके लिए अनुकूल नहीं है, साथ ही साथ बटालियन के इलाके में लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं, तब उन्होंने उड़ीसा के सीमावर्ती इलाकों में अपने पैर पसारना शुरू किया। हालांकि ये पहली दफ़ा नहीं है, क्योंकि उड़ीसा में पहले से भी माओवादियों का दलम विशेष तौर पर काम करता रहा है, लेकिन अब अपने सीनियर कैडर को अबूझमाड़ से निकालकर या छत्तीसगढ़ से निकालकर उड़ीसा के रास्ते कहीं अन्यत्र अलग अलग स्थानों में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह काम चलपति को दिया गया था और चलपति इसमें लगातार काम भी कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा बलों ने, मैंने पहले ही बताया कि माओवादियों के हर मूवमेंट पर बारीक नज़र रखी हुई है, उसी के तारतम्य में अब उड़ीसा में भी चलपति को घेरा गया और बीते 72 घंटे से ये जो मुठभेड़ है, जिसको लेकर मैंने ये पूरी कहानी बताई है कि 72 घंटे से पूरी मुठभेड़ जारी है। अब तक कुल 16 मारे गए माओवादियों के हथियार और उनके 100 बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें AK-47 है, SLR, इंसास, भरमार और 303 जैसे हथियार हैं। एक रिवॉल्वर भी है। बड़ी मात्रा में माओवादियों के दस्तावेज, लैपटॉप और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ उनके और भी सामान, जो वहाँ के दैनिक उपयोगी सामान है, वो सारे सामान बरामद किए गए हैं। कल पुलिस ने इसे पत्रकारों के समक्ष शो किया। आपने देख रहे होंगे तस्वीरों में कि किस तरह के हथियार हैं जो उनके द्वारा रिकवर किए गए हैं माओवादियों से, जवानों के द्वारा। और उसके बावजूद आज 2 बॉडी और रिकवर की गई है माओवादियों की, और ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। 72 घंटे से ज़्यादा समय हो गया। ये मुझे लगता है कि पहली दफ़े होगा कि 72 घंटे तक मुठभेड़ भी जारी है और 72 घंटे तक लगातार सफलताएं भी मिल रही है और बड़े आंकड़ों में मिल रही है और बड़े स्तर के माओवादियों को मार गिराने के तौर पर भी मिल रही हैं। बड़ा नुकसान माओवादी संगठन को एक बार फिर से हुआ है और 2024 की तुलना में मारे जो बड़े स्तर के लीडर हैं, देखो 2025 की शुरुआत में ही उन्हें वैचारिक तौर पर एक बड़ा नुकसान हुआ है। और मुठभेड़ जब अगर समाप्त हो जाएगी, और अभी तक जो मारे गए माओवादी हैं उनकी शिनाख्ती नहीं हो पाई है, फिलहाल 1 करोड़ के चलपति की शिनाख्ती हो पाई है। जब सारे मारे गए माओवादियों की शिनाख्ती हो पाएगी, तब जाकर ये जानकारी मिल पाएगी कि असल में जवानों को जो सफलता नंबरों में मिली है वो आंकड़ों में कितनी बड़ी है। हालांकि पुलिस जब उस पर प्रेस नोट जारी करेगी तब हम आपको उस पर एक विधिवत रिपोर्ट तैयार करके बताएंगे। अगर आपको लगे कि महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी और माओवादी संगठन उससे हो रही मुठभेड़ों से जुड़ी है ज़रूरी जानकारी थी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तथ्यों पर बातचीत लगे हम करते हैं तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।